Hey everyone, my name is Sonal and welcome to Chilling Tales of Crime. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चिलिंग टेल्स ऑफ क्राइम पे हम कवर करने वाले हैं अलग अलग क्राइम स्टोरीज़। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिचर्डसन फैमिली मर्डर्स। ये कहानी है एक 12 साल की लड़की की जिसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली को उसके पेरेंट्स को उसका जो बॉयफ्रेंड था वो पसंद नहीं था। ये बात कितनी अनइमेजिनेबल है पर सच है। मतलब सोचने में भी बहुत अजीब लगता है कि 12 साल की छोटी सी बच्ची कैसे अपने पूरे परिवार को मार सकती है। पर ये आज आप देखने वाले हैं। – 2006 में कनाडा के अल्बर्टा स्टेट के मेडिसन हेड में रिचर्डसन फैमिली रहा करती थी। फैमिली में कुल 4 लोग थे। 42 ईयर्स ओल्ड मार्क रिचर्डसन, 48 ईयर्स ओल्ड डेब्रा रिचर्डसन यानी कि उनकी वाइफ, उनकी 12 साल की बेटी जैस्मिन और उनका 8 साल का एक प्यारा सा बेटा जैकब रिचर्डसन। मार्क एक कंपनी में एज ए टेक्नीशियन जॉब किया करते थे और डेब्रा एक हाउसवाइफ थी। रिचर्डसन फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बहुत ज़्यादा पैसे तो उनके पास में नहीं थे, पर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इनफ पैसा उनके पास में था। रिचर्डसन फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। आसपास के लोगों की मदद किया करती थी। नेबर्स भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। अब क्योंकि रिचर्डसन फैमिली काफ़ी मिलनसार, हंसमुख और बहुत ही हेल्पिंग नेचर थी, तो ऑब्वियसली पड़ोसियों से उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। इतनी अच्छी फैमिली, सबका नेचर बहुत अच्छा, तो दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जाहिर है रिचर्डसन फैमिली की किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी ही नहीं। ना ही उनका किसी के साथ में कोई झगड़ा होता था और ना ही उनके कोई भी दुश्मन थे। और फैमिली में चारों मेंबर्स का बॉन्ड बहुत अच्छा था। वो एक दूसरे के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, सारे दिन की बातें बताते थे। जब मार्क जॉब पे जाते थे तो पीछे से डेब्रा घर को संभालती थी और दोनों बच्चे स्कूल में जाते थे। छोटा जैकब एक पास के स्कूल में जाता था और वहीं जैस्मिन रिचर्डसन एक कैथोलिक स्कूल में जाती थी। जैकब एक बहुत प्यारा बच्चा था। घर के पास में ही उसने अपना एक बेस्ट फ्रेंड भी बना लिया था जिसका नाम था गैरेथ। दोनों बच्चे सेम एज के थे, साथ साथ में खेला करते थे। वहीं अगर जैस्मिन की बात करें, जैस्मिन अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी। उसको बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलते थे। पढ़ाई में तो वो अच्छी थी ही, साथ ही साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी एक्टिव रहती थी। स्विम टीम का वो पार्ट थी और फाइन आर्ट्स में भी उसने एनरोल किया था। बात करने में बहुत अच्छी, बहुत सारे दोस्त, यानी कि स्कूल में एक पॉपुलर बच्ची। जैस्मिन ऑलराउंडर थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, एकेडमिक्स में भी अच्छी थी और साथ ही साथ आर्ट्स में भी अच्छी थी। स्टडीज़ में ब्राइट, दिखने में प्रिटी और साथ ही स्कूल में भी पॉपुलर। ये था जैस्मिन का इंट्रो। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जैस्मिन कितनी प्यारी बच्ची रही होगी। जैस्मिन को घूमना फिरना, पार्टीज़ करना और म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। रिचर्डसन फैमिली की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो लोग ट्रिप्स पे जाते थे, वो लोग खूब सारा टाइम स्पेंड करते थे और उनके नॉर्मल डेज़ भी काफ़ी अच्छे जा रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जैस्मिन ने कुछ नए दोस्त बनाए। ये नए दोस्त उसे एक मॉल के बाहर मिले थे जिनकी एज थी 17-18 साल। जैस्मिन के नए दोस्तों का मेकअप, ड्रेसअप, बात करने का तरीका सब कुछ एकदम अलग था। गॉथिक सब कल्चर से इंस्पायर्ड थे वो लोग। जैस्मिन को उनका ये स्टाइल काफ़ी पसंद था। मतलब जैसे वो कपड़े पहनते थे, जैसा वो मेकअप लगाते थे और जिस तरीके से वो लोग बात करते थे। जैस्मिन गॉथिक सब कल्चर की तरफ अट्रैक्टेड थी। अब क्योंकि जैस्मिन का ज़्यादातर टाइम अपने नए दोस्तों के बीच में गुजरता था, तो जैस्मिन ने भी खुद को उसी तरीके से चेंज करने का सोचा और धीरे धीरे वो खुद को इस तरीके से चेंज करती भी जा रही थी। उसका ड्रेसअप, उसका मेकअप, उसका सब कुछ चेंज हो रहा था। डार्क आईलाइनर लगाना, डार्क कपड़े पहनना, अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाना। इस फिज़िकल चेंज के साथ साथ में उसकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। जो जैस्मिन जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो जैस्मिन अब वैसे बिल्कुल नहीं थी। वो शांत रहने लगी थी, वो उसका ध्यान स्टडीज़ से हटने लगा था और वो मैक्सिमम टाइम अपने इन्हीं दोस्तों के साथ में पार्टी करने में बिताने लगी थी। घर पे भी जैस्मिन बहुत शांत रहती थी।
पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा बात ना करना, अपने छोटे भाई के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना। अब इन सब का इफ़ेक्ट सीधा सीधा उसके ग्रेड्स पे पड़ रहा था। जहाँ जैस्मिन स्टडीज़ में बहुत ब्राइट हुआ करती थी, वहीं अब वो एकेडमिक्स में उतनी अच्छी नहीं थी। उसके ग्रेड्स भी गिरने लगे थे और बाकी सभी चीज़ों में भी वो इंटरेस्ट खोने लगी थी। अब वो उन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट खोने लगी थी जो पहले एक टाइम पे उसको पसंद हुआ करता था। स्टडीज़ से ध्यान हटाकर और बाकी सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर अब वो अपने नए दोस्तों के साथ ही रहने लगी थी। मैक्सिमम टाइम उसका अपने दोस्तों के साथ में डिफरेंट रॉक शोज़ पे जाने में निकलने लगा था। और एक दिन जैस्मिन अपने इन्हीं दोस्तों के साथ में एक रॉक शो में गई थी और वहीं पे ही उसकी मुलाकात होती है 23 ईयर्स ओल्ड जेरेमी स्टेंकी से। जैस्मिन और जेरेमी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ही एक दूसरे को नोटिस किया और कहीं ना कहीं दोनों ही थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। पर जेरेमी ने देखा कि जैस्मिन बहुत ज़्यादा प्रिटी है, तो जेरेमी ने डिसाइड किया कि वो जाके जैस्मिन से बात करेगा। वो जैस्मिन के पास गया और उसने उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि जैस्मिन भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड थी, तो उसने जेरेमी के साथ में फ्लर्ट बैक किया और इसी तरीके से वहाँ पे उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। कॉन्सर्ट के दौरान उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की और जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ और जाने का टाइम हुआ तो जेरेमी ने जैस्मिन से कहा कि वो उससे दोबारा मिलना चाहता है। जैस्मिन भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी, तो इस तरीके से दोनों ने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए। जिस भी तरीके से वो लोग बात करने वाले थे, दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ऐड किया, नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद में उन लोगों की बात स्टार्ट हुई। और सिर्फ यही नहीं, बात स्टार्ट होने के कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों ने एक दूसरे से मिलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो लोग बहुत बार मिले एंड इवेंचुअली वो लोग रिलेशनशिप में भी आ गए। जेरेमी स्टेंकी एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। अब ना उसके आगे स्टडीज़ करने के इंटेंशंस थे और ना ही उसकी जॉब करने की कोई इंटेंशंस थे। ना वो स्टडी कर रहा था, ना ही वो कोई जॉब कर रहा था। जेरेमी ड्रग्स लेता था, पार्टीज़ करता था और डार्क पोइट्रीज़ भी लिखा करता था। जेरेमी अपनी मॉम के साथ ट्रेलर पार्क में रहता था, जो कि जैस्मिन के घर से कुछ ही माइल्स दूर था। जेरेमी स्टेंकी की अपब्रिंगिंग की बात करें तो उसकी अपब्रिंगिंग काफ़ी रफ़ हुई थी। जेरेमी की मॉम अल्कोहलिक थी और उसके फादर अब्यूज़िव थे। जेरेमी के कंपैरिजन में वो उसकी मॉम को ज़्यादा अब्यूज़ करते थे और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है उसकी मॉम के अल्कोहलिक होने के पीछे, ये रोज़ रोज़ की लड़ाई मारपीट इनसे डील करना। ऐसे माहौल में जेरेमी की अपब्रिंगिंग हुई थी। उसकी मदर ने एडमिट भी किया था कि शी वॉज़ अ बैड मदर टू दैट चाइल्ड। मदर अल्कोहलिक थी, नेग्लेक्टफुल थी, वहीं फादर अब्यूज़िव थे। जेरेमी को अपने घर में किसी भी तरीके का प्यार, सपोर्ट या कोई भी टाइप की केयर नहीं मिली थी। उसे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिली थी। सो ही जस्ट हैड टू रेज हिमसेल्फ। घर के इस माहौल में जैसा वो देखता गया वैसा वो सीखता गया। बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, पर जेरेमी ने अपने पेरेंट्स से ऐसा कुछ नहीं सीखा जिससे उसे सही और गलत को समझने में हेल्प मिल सके। जेरेमी को अपने घर पे ज़रा सा भी कंफर्ट नहीं मिला। अपने पेरेंट्स से किसी भी तरीके का अटेंशन, प्यार और सपोर्ट कभी नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेरेमी के फादर के बाद भी उसकी मदर के और भी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, जो या तो अब्यूज़िव थे या तो अल्कोहलिक ड्रग एडिक्ट्स थे। वो बार बार अपने बेटे के आसपास बुरे लोगों को ला रही थी, जिसका सीधा सीधा असर जेरेमी की मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा था। वो कम एज से ही थोड़ा डिप्रेस्ड रहने लगा था। सिचुएशन से डाइवर्ट होने के लिए वो अलग अलग चीज़ें सोचता था। जेरेमी गॉथ सब कल्चर की ओर काफ़ी अट्रैक्टेड था और वैसे ही खुद को स्टाइल करता था। स्पाइक हेयर स्टाइल, बहुत सारा आईलाइनर, डार्क क्लोथ्स, हेयर्स को डाई करवाना और एक टाइम के बाद तो उसने एक छोटी बॉटल में ब्लड डालकर अपने नेक के अराउंड पहनना स्टार्ट कर दिया था। जेरेमी लोगों को बताता था कि वो एक वेयरवुल्फ है और वो भी 300 साल पुराना, और उसको सरवाइव करने के लिए ब्लड पीना ही होता है। इसीलिए वो अपने नेक के अराउंड उस बॉटल में ब्लड रखता है ताकि वो कभी भी उसको पी सके।
और जैस्मिन को भी उसने यही स्टोरी बताई थी। हालांकि जैस्मिन का क्योंकि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो जेरेमी की ये स्टोरी सुनने के बाद में वो उसकी और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। जेरेमी की स्कूल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग उसको बुली करते थे और लगातार बहुत सालों तक उसको बुली किया गया। घर पे पीस ना हो तो बच्चा स्कूल जाता है, पर सोचो अगर स्कूल में भी कोई सुकून, कोई कंफर्ट कुछ नहीं हो तो बच्चा कहाँ जाएगा। यानी कि जेरेमी को ना घर पे कंफर्ट मिल रहा था और ना ही उसे स्कूल में कंफर्ट मिल रहा था। घर पे भी उसको मार पड़ रही थी और स्कूल में भी लोग उसको बुली कर रहे थे। इन शॉर्ट किसी का भी पॉजिटिव अटेंशन उसकी तरफ नहीं था। स्कूल में बच्चों का लगातार बुली करना जेरेमी की फ्रेजाइल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगा था। जेरेमी खुद को अकेला ही पाता था। उसे किसी तरह का सपोर्ट, अफेक्शन और कंफर्ट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। और एक बार तो उसे इस हद तक बुली किया गया कि उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की, बट लकीली इस बार वो बच गया था। कुछ टाइम के बाद उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। शोज़ अटेंड करना, पार्टीज़, ड्रग्स, यही सब चलता रहा। फिर उसका मिलना हुआ जैस्मिन से, और जैसा कि मैंने बताया दोनों बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे। जेरेमी ने जैस्मिन को अपने स्टाइल को सीखने में और हेल्प की। अब जैस्मिन और ज़्यादा गॉथिक स्टाइल को अपना चुकी थी। जब मार्क और डेब्रा ने जैस्मिन में इतना ड्रास्टिक चेंज देखा तो उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, और जब उन्हें ये पता चला कि उनकी 12 साल की बेटी 23 इयर्स ओल्ड जेरेमी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उन्हें जेरेमी पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जैस्मिन को जेरेमी से मिलने या कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। हालांकि जैस्मिन ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी और टेक्सटिंग, कॉलिंग, मिलना सब कुछ उसने चालू रखा था। वो अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर भी जेरेमी से मिलती थी, उससे बात करती थी। जब मार्क और डेब्रा को पता चला कि जैस्मिन अभी भी जेरेमी के कांटेक्ट में है, उनके मना करने के बाद भी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसके बाद में वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। उन्होंने जैस्मिन से उसका लैपटॉप ले लिया, उसका फ़ोन ले लिया। अब वो कॉल और मैसेजेस के थ्रू जेरेमी के कांटेक्ट में नहीं रह सकती थी और इंटरनेट एक्सेस भी अब जैस्मिन के पास में नहीं था। और समहाउ उन्होंने उसके रॉक शोज़ पे जाने पे भी बैन लगा दिया था। मार्क और डेब्रा अब तक समझ चुके थे कि वो कितना भी मना कर ले, जैस्मिन जेरेमी से मिलने जाएगी ही, तो इसीलिए उन्होंने सारे ऑप्शंस ही ख़त्म कर दिए और अब जैस्मिन किसी भी तरीके से जेरेमी के कांटेक्ट में नहीं थी। जैस्मिन को लगा कि उसके पेरेंट्स डे बाय डे ज़्यादा कंट्रोलिंग और रेस्ट्रिक्टिव हो रहे हैं और इस बात पे वो उनसे नाराज़ रहती, फ्रस्ट्रेटेड रहती और इन्हीं सब रीज़न से जैस्मिन और उसके पेरेंट्स में हर दिन आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। सो कुछ टाइम में जैस्मिन और जेरेमी ने बात करने का एक तरीका निकाल लिया, एक ऐसा वे जिसके बारे में जैस्मिन के पेरेंट्स को आइडिया ही ना हो, और ये वैम्पायर फ्रीक्स नाम की एक सोशल मीडिया फोरम काइंड ऑफ वेबसाइट थी। यहाँ वेयरवुल्फ, वैम्पायर और भी मिथिकल क्रिएचर्स में इंटरेस्ट रखने वाले इसके यूज़र्स होते थे। वैम्पायर फ्रीक्स में एक और फीचर भी था, यहाँ एक यूज़र दूसरे यूज़र को प्राइवेट मैसेज भी कर सकता था। सो ये जैस्मिन और जेरेमी के लिए काफ़ी सिंपल होने वाला था। वेबसाइट पे फेक यूज़र नेम से प्रोफाइल बनाने के लिए आईडीज़ देने की भी ज़रूरत नहीं थी। सो अगर पेरेंट्स पूछे भी तो कह सकती है कि स्कूल के फ्रेंड से ही बात कर रही थी। सो प्लान बन चुका था। अब बारी थी जैस्मिन की मार्क और डेब्रा को इंटरनेट एक्सेस के लिए कन्विंस करने की। जैसा कि सभी बच्चे करते हैं, वो गई अपने पेरेंट्स के पास में, उन्हें समझाया कि वो आगे से जेरेमी से किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं रहेगी, उसे बस इंटरनेट एक्सेस दे दो। सो बहुत ज़्यादा बार बोलने के बाद में फाइनली उसके पेरेंट्स मान गए, बट हाँ वो अभी भी नज़र रखने वाले थे। तो जेरेमी ने वहाँ पे अकाउंट बनाया सोल ईटर के नाम से, और वहीं जैस्मिन ने अकाउंट बनाया रनअवे डेविल के नाम से। वहाँ पर जैस्मिन ने अपनी एज बताई थी 15 साल, जबकि एक्चुअल में वो 12 साल की थी।
अब वापस जैस्मिन और जेरेमी ऑलमोस्ट पूरा दिन बात करने लगे थे और उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। हालांकि उन्होंने मिलने का प्लान भी बनाया था, पर वो चीज़ उनके लिए इम्पॉसिबल होने वाली थी क्योंकि मार्क और डेब्रा की नज़र अभी भी जैस्मिन पे थी। अभी भी उनको शक था कि अगर उसे मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली जेरेमी से मिलने जाएगी। सो अभी वापस क्राइम वाले दिन पर आते हैं। 23 अप्रैल 2006 दोपहर के 1 बज रहे थे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, छोटे जैकब का एक छोटा दोस्त भी था जो पड़ोस में रहता था, जिसका नाम था गैरेथ। गैरेथ उस दिन जैकब को खेलने के लिए बुलाने के लिए उसके घर आया। उसने डोरबेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने बहुत आवाज़ लगाई, बहुत बार डोरबेल बजाई, पर अंदर से किसी का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। गैरेथ ने आसपास में देखा तो बाहर रिचर्डसन की कार थी। रिचर्डसन की कार को देख के वो श्योर हो गया था कि डेफिनेटली घर के अंदर कोई तो है, पर अगर कोई है तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। इस बात से गैरेथ क्यूरियस हो गया। क्यूरियस गैरेथ घर के पीछे विंडो के पास गया। वहाँ से जब उसने अंदर झांका तो वहाँ उसने एक लेडी की डेड बॉडी को देखा जिसके चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। एक छोटे बच्चे के लिए ये देखना कितना टेरिबल रहा होगा। छोटा गैरेथ डर गया। जल्दी से घर जाकर उसने अपनी मॉम को सब बताया। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो गैरेथ की मॉम को वो मजाक लगा, बट फिर उन्होंने खुद जाकर देखने का डिसाइड किया। और जब गैरेथ की मॉम ने उस विंडो से झांक कर देखा तो सच में वहाँ एक लेडी की डेड बॉडी थी, कंप्लीटली ब्लड में कवर्ड। जल्दी से गैरेथ की मॉम ने पुलिस को कॉल किया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस रिचर्डसन के घर पहुंची। दरवाज़ा तोड़कर जब वो लोग अंदर गए तब उन्हें पता चला कि वो डेड बॉडी एक्चुअल में डेब्रा रिचर्डसन की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेब्रा की डेड बॉडी से कुछ ही दूर मार्क रिचर्डसन की भी डेड बॉडी थी, वो भी कम्प्लीटली ब्लड से कवर्ड। दोनों डेड बॉडीज़ कम्प्लीटली ब्लड में कवर्ड थी और हर तरफ खून ही खून था। डेब्रा की बॉडी को देखकर लग रहा था कि उसने सेल्फ डिफेंस की कोशिश नहीं की थी। डेब्रा को बहुत ही विशियसली स्टैब किया था हर जगह। वहीं मार्क की बॉडी पे जो घाव के निशान थे वो साफ साफ बता रहे थे कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए ट्राई किया, बट एक पॉइंट पे मर्डरर ने उसे ओवरपावर किया। मार्क के पास में एक स्क्रू ड्राइवर भी मिला जो मे बी उसने सेल्फ डिफेंस में यूज़ किया हो। मार्क और डेब्रा के बाद अब पुलिस ने घर के ऊपर के कमरे में चेक किया तो वहाँ उन्हें थर्ड डेड बॉडी मिली जो कि छोटे जैकब की थी, एक 8 साल के छोटे बच्चे की, उसी के बेड पे। जैकब के थ्रोट पे डीप कट था। तीनों मेंबर्स की डेड बॉडी मिलने के बाद अब पुलिस चौथी मेंबर को यानी कि जैस्मिन रिचर्डसन को ढूंढ रही थी, जबकि जैस्मिन का कोई अता पता नहीं था, ना उन्हें उस वक्त घर से कोई क्लू मिला था। पुलिस को लगा कि या तो जैस्मिन का किडनैप हो गया है और या फिर मर्डरर ने कहीं घर से दूर जाकर जैस्मिन का मर्डर किया है। नेबर्स से पूछने पर पता चला कि रिचर्डसन फैमिली की किसी से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी और इस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं थी कि पूरे परिवार को ही मार दे। और वहीं रॉबरी का केस तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि घर पे सारा कीमती सामान अपनी जगह पर था, घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। जैस्मिन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए जब ऑफिसर्स उसके स्कूल पहुंचे तो जैस्मिन के फ्रेंड्स ने उन्हें उसके बॉयफ्रेंड यानी कि जेरेमी स्टेंकी के बारे में बताया और ये भी कि किस तरीके से जेरेमी को लेकर जैस्मिन के घर पे जैस्मिन और उसके पेरेंट्स में रोज़ झगड़े हुआ करते थे। घर में भी जैस्मिन के रूम को सर्च किया तो ऑफिसर्स को वहाँ जैस्मिन का लैपटॉप मिला और उस लैपटॉप में उन्हें जैस्मिन की जेरेमी के साथ ऑनलाइन सीक्रेट चैट्स दिखी, जिनको पढ़ के ऑफिसर्स को क्लियर हो गया था कि वो दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। और सिर्फ यही नहीं, जैस्मिन ने 24 घंटे पहले ही अपना लास्ट स्टेटस पोस्ट किया था जो था वेलकम टू माई ट्रैजिक एंड। इसके साथ ही पुलिस का शक अब जैस्मिन और उसके बॉयफ्रेंड पर आ गया था। पुलिस ने दोनों को ढूंढना स्टार्ट किया
पब्लिक अपील भी की गई। जल्दी ही उन्हें एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली कि जैस्मिन और जेरेमी को एक जगह पे देखा गया है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। जेरेमी के इंट्रोगेशन के वक्त ऑफिसर्स जब उससे क्वेश्चन कर रहे थे तो उसने एक ऑफिसर की तरफ टर्न किया और पूछा, क्या आपने नेचुरल बॉर्न किलर्स मूवी देखी है? वो अब तक की बेस्ट लव स्टोरी है। केस में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा इसका प्लॉट बता देती हूँ। एक कपल होता है इसमें जिसका नाम मिक्की और मैलरी होता है। दोनों साथ में सीरियल किलिंग करते हैं और जो फर्स्ट मर्डर इन्होंने कमिट किया था वॉज एक्चुअली ऑफ मैलरीज फैमिली, हर मदर एंड हर फादर। मैलरी के फादर सेक्सुअली अब्यूजिव थे और मदर नेग्लेक्टिव। एक दिन मैलरी का बॉयफ्रेंड मिक्की उसके घर आता है और उसके साथ मिलकर मैलरी के पेरेंट्स को मार देता है। कहीं ना कहीं जैस्मिन और जेरेमी दोनों ही इस स्टोरी से खुद को रिलेट कर पा रहे थे। हालांकि जैस्मिन के पेरेंट्स बिल्कुल भी अब्यूजिव नहीं थे, पर क्योंकि वो उन दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे और यही सिचुएशन उनके लिए अब्यूजिव था, तो वो दोनों ही एक दूसरे को मिक्की और मैलरी समझ रहे थे। जैसे मिक्की ने मैलरी को उसके पेरेंट्स से बचाया था और वो दोनों भाग गए थे, ठीक वैसा ही जैस्मिन और जेरेमी भी करने का सोच रहे थे। पुलिस को इंट्रोगेशन में दोनों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। 23 से एक दिन पहले वो दोनों नेचुरल बॉर्न किलर्स मूवी देखने गए। उस रात दोनों ने जैस्मिन के पेरेंट्स को मारने का प्लान बनाया। रात में जैस्मिन ने जेरेमी के लिए विंडो खुली रखी। जेरेमी उसी विंडो से अंदर आया। लिविंग एरिया में थोड़ा शोर होने से डेब्रा की नींद खुल गई और वो चेक करने के लिए बाहर आई। जैसे ही डेब्रा बाहर आई, जेरेमी ने नाइफ से वार किया। अचानक से हुए इस अटैक से डेब्रा खुद को संभाल नहीं पाई और जेरेमी विशियसली स्टैप करता गया। 12 बार स्टैप करने पे डेब्रा की जान निकल ही जाती है और इतनी चीखें सुनकर घर के बाकी मेंबर्स भी उठ जाते हैं। जैस्मिन उसी वक्त अपने भाई के रूम में जाती है जबकि जेरेमी मार्क का वेट करता है। मार्क एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आता है जबकि जेरेमी उसी वक्त नाइफ से उसे पीछे से स्टैप करता है। हालांकि मार्क ने सेल्फ डिफेंस की कोशिश की थी, बट जेरेमी ने कैसे ना कैसे करके उसे ओवर पावर कर ही दिया। मार्क ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जेरेमी ने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी ऐसा चाहती है और उसी ने मुझे ऐसे करने को कहा है, और ऐसा कहकर वो विशियसली स्टैप करता गया। 24 बार उसने मार्क को स्टैप किया और उसके बाद मार्क की भी जान चली जाती है। मार्क को मारने के बाद वो जैकब के रूम में गया जहाँ जैकब बार बार अपनी सिस्टर से पूछ रहा था कि मॉम डैड को क्या हुआ है, नीचे ये शोर कैसा है। बट जेरेमी ने उसको पकड़ा और जैस्मिन से अपने भाई को स्टैप करने को कहा। जैकब तब भी लगातार अपनी बहन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसको ना मारे, उसे बहुत डर लग रहा है। बट जैस्मिन ने उसे चेस्ट में स्टैप किया और वह अचानक से पीछे हट गई। उसी वक्त जेरेमी आगे आता है और जैकब के थ्रोट पे नाइफ से वार करता है और उसके थ्रोट पे जैसे ही वो डीप कट होता है, जैकब वहीं मर जाता है। जब ऑफिसर्स ने नेबर्स से इन्वेस्टिगेट किया था तब नेबर्स के अकॉर्डिंग जैस्मिन वॉज अ प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर। तो जब जैस्मिन से ऑफिसर्स ने पूछा कि वो अपने भाई से इतना प्यार करती थी, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तो उसने अपने भाई को क्यों मारा, और भाई को मारने के पीछे आखिर उसके पास में रीज़न ही क्या था। उसके पेरेंट्स थे जो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग थे, पर छोटे भाई की तो कोई गलती ही नहीं थी। और यहाँ जैस्मिन का आंसर था कि उसे मारना ही उसके लिए सही था। जैस्मिन का कहना था कि इस पूरी दुनिया में बिना पेरेंट्स और बिना अपनी बहन के वो बच्चा कैसे सरवाइव करता, इसीलिए वो काइंड थी और इसीलिए उसने अपने भाई को मारा, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पुलिस जैस्मिन की स्कूल फ्रेंड से मिली तो उन्होंने बताया था कि जैस्मिन अपनी फैमिली को मारने के हिंट्स दे रही थी, बट किसी ने भी उसकी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया
उसी तरह जेरेमी भी अपने फ्रेंड से कहा करता था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को मारना होगा क्योंकि वो हम दोनों को मिलने नहीं देते। बट क्योंकि इट वाज जेरेमी, वो पहले भी डार्क पोइट्रीज लिखता था, डार्क बातें करता था, तो उसके दोस्तों ने इस बात को भी उसी की उन डार्क बातों का पार्ट समझकर इग्नोर किया। जेरेमी ने अपनी डार्क पोइट्रीज में एक पोइट्री में अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को मारने का जिक्र किया था और वो पोइट्री उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की थी, बट लोगों ने उसे उसकी रेगुलर पोइट्री समझकर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। पुलिस ने फिर उनके लैपटॉप सर्च किए। ज़्यादा डीपली सर्च के बाद उन्हें फाइनली जेरेमी और जैस्मिन के कुछ प्राइवेट मैसेजेस मिले, जिससे उन्हें पता चला कि जैस्मिन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने अपनी पूरी फैमिली को मारने का प्लान किया था। उसने लिखा था, आई हेट देम सो मच, सो मेरा प्लान है उन्हें मारना और तुम्हारे साथ रहना। एंड जेरेमी ने रिप्लाई किया था, आई लव योर प्लान बट हमें डिटेल्स एंड स्टफ को थोड़ा देखना होगा। जैस्मिन की फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि जैस्मिन बार बार जेरेमी को बोलती थी कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स को मारना होगा। वो बार बार रिक्वेस्ट करती थी। इवन उसने यहाँ तक भी बोला था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स को मारना होगा। जेरेमी ने इन्वेस्टिगेशन में ये क्लेम किया था कि उसने जैस्मिन को समझाने की कोशिश की थी कि साथ रहने के और भी तरीके हो सकते हैं, वो दोनों घर से भाग सकते हैं, कहीं दूर रह सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो जैस्मिन चाहती थी उसने वही किया। जेरेमी ने पुलिस से कहा कि उसने जैस्मिन से प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसके पेरेंट्स से फ्री करेगा और उसने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जैस्मिन के पेरेंट्स को मारा था। यहाँ इस मर्डर में एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व थी, जैस्मिन और जेरेमी की कॉमन फ्रेंड कैसी लैनकेस्टर। जेरेमी और जैस्मिन को कहीं पे भी जाना होता था मर्डर के बाद तो कैसी ही उन्हें लेके जाती थी। वो सारा टाइम उन दोनों के साथ ही थी। उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। जैस्मिन और जेरेमी के कन्फेशन के बाद जेरेमी को कोर्ट ने 15 दिसंबर 2008 में 25 साल जेल की सज़ा सुनाई। वो तब से लेकर अभी तक जेल में ही है। कैसी वॉज चार्ज्ड एज एन एक्सेसरी टू मर्डर बट इवेंचुअली ये चार्जेस हटा दिए गए। उसे बस 1 साल के हाउस अरेस्ट पे रखा गया। वहीं जैस्मिन को कोर्ट ने 8 नवंबर 2007 में 10 साल की सज़ा सुनाई। 2016 तक जैस्मिन जेल में ही रही और कोर्ट ने 9 साल के बाद में उसको रिहा कर दिया क्योंकि जेल में जैस्मिन का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और साथ ही उसमें बहुत सारे चेंजेस भी देखे गए। सो रिचर्डसन फैमिली मर्डर्स की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये मेरी पहली वीडियो थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो और आप सभी प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक केस को यहाँ पे कवर करूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।